ओके, चलिए जी। तो आज हम लोग कहाँ से रिवीजन करना शुरू करेंगे? आज हम लोग जो है वो रिवीजन करना शुरू करेंगे थ्रेट से। सबसे पहले थ्रेट क्या होती है? ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टेंस जिससे ये प्रोबेबल हो जाता है टू कॉन्क्लूड दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर नॉट कंप्लाइड विद और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर ब्रीच्ड। ऐसे सर्कमस्टांस, ऐसी सिचुएशन जिससे इस बात के चांसेस लग जाते हैं, ये प्रोबेबल टू कंक्लूड हो जाता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने कंप्लाई नहीं करे हैं। कैटेगरीज ऑफ थ्रेट, आई होप नाम याद है आप लोगों को। कितनी थ्रेट्स हमारे पास कुल मिला के? 5। पहली कौन सी है? सेल्फ इंटरेस्ट। फिर क्या है? सेल्फ रिव्यू। फिर कौन सा है? फेमिलियरिटी। देन वी हैव एडवोकेसी एंड देन वी हैव इंटिमिडेशन। कोई मेमोरी टेक्निक की इसका आपके यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप 4-5 बार बोलेंगे, आपने इंटरमीडिएट में भी बहुत बार पढ़ रखा है, याद हो जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन। ओके, चलिए जी। मनल कह रहा है इसका तो सफारी बना दो, जो मर्जी बना लो, याद रखना भाई, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट कब होता है? जब आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। मेरे साथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। एक बात याद रखिए, क्या हम ये अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या अकाउंटेंट इन सर्विस या फिर ऑल दी केसेस के लिए बात कर रहे हैं? हम ऑल दी केसेस के लिए बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेंट, राइट? अब चाहे वो जॉब में हो चाहे प्रैक्टिस में हो, ये सारी थ्रेट सबके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होती है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब होगी? जब आपका फाइनेंशियल, डायरेक्ट फाइनेंशियल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा क्लाइंट के अंदर, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई क्या है, आपकी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, जिससे प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जजमेंट और बिहेवियर पे क्या आएगा? इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस आएगा। ओके। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब होती है? बहुत सिंपल, ध्यान से देखिए। सेल्फ रिव्यू थ्रेट होने वाली है जब प्रोफेशनल अकाउंटेंट एप्रोप्रिएटली क्या नहीं कर पाएगा? इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा। किस चीज को इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा? अपनी ही प्रीवियस जजमेंट को, या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी को जो अकाउंटेंट ने या उसकी फर्म में किसी और मेंबर ने जो है वो परफॉर्म करी थी। तो याद रखिए कि भाई जब हमारा अकाउंटेंट इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा, किसको? प्रीवियस जजमेंट को या फिर किसी एक्टिविटी को जो अकाउंटेंट ने या अकाउंटेंट फर्म में से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो परफॉर्म करी थी। या फिर ऐसा कह लीजिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय हैं तो आप अपने ही काम को क्या आप लोग इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर पाएंगे? आंसर इज नो। इज दैट क्लियर? बोलिए। देन द नेक्स्ट थ्रेट इज व्हाट? एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट कब आती है? बल्लू को याद रखें, वेलकम वाले बल्लू को याद रखें। एडवोकेसी थ्रेट जब आप लोग क्लाइंट को या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं इस पॉइंट तक कि अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी क्या लग रही है? कॉम्प्रोमाइज। आप क्लाइंट को या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे साथ, आप क्लाइंट को या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को इस पॉइंट तक प्रमोट कर रहे हैं कि अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी क्या लग रही है? कॉम्प्रोमाइज लग रही है। फेमिलियरिटी थ्रेट, ये थ्रेट कैसे आती है? लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप बन चुका है क्लाइंट के साथ या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप बन चुका है क्लाइंट के साथ या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट? आप टू सिंपैथेटिक फील करते हैं अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। आप उनके प्रति बहुत ज्यादा जो है वो अटैच्ड फील करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे कि भाई साहब क्या हुआ है, आपकी 4 लोगों की फर्म थी ABCD, अगर एक पार्टनर उठ के चला गया, एक कंपनी का CFO बन गया, तो ऐसे केस में फेमिलियरिटी थ्रेट है। बट अगर उल्टा हुआ, उल्टा कैसे हुआ? एक कंपनी थी, उसका डायरेक्टर रिटायर होकर जो है वो फर्म के अंदर ज्वाइन कर लेता है, ABCD बन जाते हैं, तो कौन सी थ्रेट आएगी? ऐसे केस में सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो आने वाली है। ओके, प्रिंसिपल याद रखें, अपने ही जजमेंट को अगर रिव्यू करना पड़ जाए, अपनी ही एक्टिविटी को अगर रिव्यू करना पड़ जाए, सेल्फ रिव्यू, राइट? अच्छा जी। सिंपैथेटिक फीलिंग हो, दोस्ती हो, बॉन्ड हो, फेमिलियरिटी थ्रेट। गिफ्ट्स मिले, मेरे हिसाब से वो भी फेमिलियरिटी थ्रेट के अंदर ही जाने वाले हैं। अच्छा जी। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होते हैं? प्रोफेशनल अकाउंटेंट को रोका जाएगा कि भैया तुम ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जाएगा, उसे बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। जहां पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट को रोका जा रहा है कि तुम ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं करोगे। ओके, लीजिए। नाउ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं थ्रेट के, मैं क्विकली आपको रीड कराता हूं। प्रोफेशनल सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो आपको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे कैसे आ सकती है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका कंपनी के अंदर, लो फी आप लोग जो है वो कोट कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमने इसके सेफ गार्ड भी पढ़े हुए हैं, सेफ गार्ड के एग्जाम्पल भी अभी दूंगा मैं आप लोगों को। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लो फी कोट कर रहे हैं, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, एक्सेस कर रहे, आपके पास एक्सेस है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो पर्सनल गेन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट एरर मिल गया इन प्रीवियस वर्क बाय अ फर्म मेंबर। याद रखिएगा, ये थ्रेट सुन के लगती है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आएगी, नहीं। आप अगर इसे चेक कर रहे होते, इट वाज सब्जेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट बनता।
अभी आपको थ्रेट क्या आ रही है कि भाई प्रीवियस वर्क में मुझे एरर मिल गया और मुझसे काम छीन लिया जाएगा, इसकी वजह से मैं नहीं ये जाने दे सकता क्योंकि अच्छी फीस आती है, तो मैं इसे बोलूंगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा जी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब होती है? जब आप एक एश्योरेंस रिपोर्ट इशू कर रहे हैं अपने किसी भी ऐसे काम पे जिसको आपने ही अंजाम दिया था। योर वर्क इज सब्जेक्ट टू योर एश्योरेंस रिपोर्ट। योर वर्क इज सब्जेक्ट टू योर एश्योरेंस रिपोर्ट। ओके। प्रिपेयरिंग ओरिजिनल डेटा यूज्ड इन रिकॉर्ड्स दैट आर सब्जेक्ट टू एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आपने ओरिजिनल डेटा बनाया है, उसी पे एश्योरेंस रिपोर्ट देने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एग्जाम्पल वो वाला भी याद रखिएगा, कंपनी का डायरेक्टर छोड़ के अगर फर्म को ज्वाइन कर ले और वो फर्म में उसी को एंगेजमेंट पार्टनर बना दे भाई उस कंपनी का, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगी। एडवोकेसी, आप इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं, शेयर्स प्रमोट कर रहे हैं। याद करिए मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास शेयर्स हैं क्लाइंट के तो वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। आप उनके शेयर्स बिकवाने में बाहर पब्लिक को ला रहे हो कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, तो वो एडवोकेसी है, राइट। आप एज एडवोकेट एक्ट कर रहे हैं लिटिगेशन में, डिस्प्यूट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीए फाइनल में नया ऐड है ये, लॉबिंग फॉर अ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, यानी कि आप क्लाइंट के बिहाफ पे लॉ मेकर्स के साथ लॉबी कर रहे हैं, लॉ मेकर्स के साथ जो है वो आप एक तरीके से अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि मेरे क्लाइंट के फेवर में लॉज जो है वो आने चाहिए, या मेरे क्लाइंट के फेवर में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है? आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है वो डायरेक्टर है या ऑफिसर है क्लाइंट के अंदर, या फिर डायरेक्टर, ऑफिसर और इन्फ्लुएंशियल एम्प्लॉय रिसेंटली एंगेजमेंट पार्टनर था। याद है ना, एबीसीडी फर्म थी, डी जंप मार के चला गया कहाँ पे? कंपनी के अंदर, तो भाई साहब ये बन जाएगी फैमिलियरिटी थ्रेट। ऑडिट टीम मेंबर की लॉन्ग एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मिल रही है क्लाइंट से, ये भी क्या है? फैमिलियरिटी थ्रेट जो है वो बन सकती है। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, आपको डराया धमकाया जा रहा है, प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट पे आपको निकालने की बात की जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप हमारी जजमेंट के हिसाब से ही चलें बिकॉज हम तो एक्सपर्ट लोग हैं, राइट। प्रमोशंस रोके जा रहे हैं क्योंकि आप उनके ट्रीटमेंट से अग्री नहीं कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट गिफ्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया था और अब थ्रेटन किया जा रहा है कि उसका पब्लिक डिस्क्लोजर कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें जहां डराने धमकाने की बात होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इंटिमिडेशन थ्रेट। लीजिए, एक ये आपको मैंने रीड करने के लिए दिया है, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी वाले हैं एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल एक बता देता हूं जल्दी से। आप एक जॉब में हैं और आपके पास एक्सेस टू कॉर्पोरेट एसेट है फॉर पर्सनल यूज, नाउ यू हैव इंटरेस्ट। हाँ जी, नाउ यू हैव व्हाट? कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलिए। इंटरेस्ट। ओके। स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, देखिए किससे? सप्लायर से। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एक ऐसी पोजीशन में कि आप सप्लायर चूज करते हैं, परचेजेस वगैरह करते हैं, और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट और गिफ्ट मिल रहा है सप्लायर से, नॉट द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आई? आप परचेज हेड हैं और आपको भाई सब जो है सिलेक्ट करना होता है किससे जो है सामान खरीदने वाली ऑर्गेनाइजेशन, और जिससे आप सामान खरीदेंगे आपने उसे सेटअप कर लिया कि भाई मेरा भी इसके अंदर जो है वो कट रहने वाला है, तो ये भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है वो बन जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। नाउ, एक बार थ्रेट्स को लेके हमें काम कितने करने थे? 3। आइडेंटिफाई दी थ्रेट्स, इवैल्यूएट दी थ्रेट्स, और फिर हमें उन्हें क्या करना था? एड्रेस करना था। याद है ना? आइडेंटिफाई दी थ्रेट्स, इवैल्यूएट दी थ्रेट एंड एड्रेस दी थ्रेट। अच्छा जी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इवैल्यूएट करते हैं। इधर देखिए, एक बार एक थ्रेट आइडेंटिफाई हो गई, अकाउंटेंट को इवैल्यूएट करना है कि भाई वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है या नहीं। एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है? जहां पे एक रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी कंक्लूड करे दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर कंप्लाइड विद। मैं फिर से बोलता हूं, एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है? जहां पे एक रीजनेबल और इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी कंक्लूड करे दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर कंप्लाइड विद। ओके। अच्छा जी, ये थर्ड पार्टी का क्या अकाउंटेंट होना जरूरी है? मेरे साथ बोलिए, इस थर्ड पार्टी का क्या अकाउंटेंट होना जरूरी है? आंसर इज नो, इसका अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, बस इसके पास एक्सपर्टीज है टू असेस द कंक्लूजंस ऑफ द अकाउंटेंट इम्पार्शियली। ओके। इवैल्यूएशन डन। इवैल्यूएशन क्या करना है कि थ्रेट्स कहाँ होने चाहिए? एक्सेप्टेबल लेवल पे होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है? जहां पे एक रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी कंक्लूड करे दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर कंप्लाइड विद। थर्ड पार्टी का अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, बट इसके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है टू असेस द अकाउंटेंट्स कंक्लूजन इम्पार्शियली। अच्छा, एक ये टॉपिक मैं फिर से पढ़ा रहा हूं इसको, आईसेक स्टडी मैट में मुझे ऐसा लगा कि ये होना चाहिए था, गायब है, थोड़ा सा रेफरेंस दे रखा है। टॉपिक बहुत आसान है। कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोग कंसिडर करेंगे व्हाइल इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स? सिंपली कौन से फैक्टर्स का इंपैक्ट आ सकता है लेवल ऑफ थ्रेट्स पे? जेनरिक टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, अगर कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, वहां पे थ्रेट्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, अगर किसी प्रोफेशन में एजुकेशन ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां पे थ्रेट कम हो जाएंगी, जैसे आपकी आर्टिकलशिप। तीसरा, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम, अगर इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिससे प्रोफेशनल अकाउंटेंट और जनरल पब्लिक जो है वो अनएथिकल बिहेवियर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती हैं, तो वहां पे थ्रेट्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। चौथा,
चौथा, अगर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड ड्यूटी है टू रिपोर्ट दी अनएथिकल बिहेवियर, यानी एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है लॉ में कि भाई आपने रिपोर्ट करना है, तो भी आपकी थ्रेट्स के लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड नफरा, प्रोफेशनल और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स अगर डिफाइंड हैं, अगर प्रॉपर प्रोफेशनल रेगुलेटरी डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हैं, तो भाई साहब वहां पे भी थ्रेट्स क्या हो जाएंगी, कम। फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है आईसीएफ, बिल्कुल पूछ सकता है, फैक्टर्स रेलेवेंट इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट, छोड़ के मत जाइएगा। मुझे लग रहा है ये गलती से स्किप हुआ टॉपिक है, इसका रेफरेंस थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, राइट। सो कौन से फैक्टर्स हैं, 5, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, कंप्लेंट सिस्टम, ड्यूटी टू एक्सप्लिसिट ड्यूटी टू रिपोर्ट दी ब्रीचेस, एंड आपका प्रोफेशनल रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। डन, लीजिए। नाउ एक बात आपने और देखनी है कि भाई अकाउंटेंट थर्ड पार्टी हमने पहले भी कवर कर लिया है। अकाउंटेंट थर्ड पार्टी टेस्ट यूज करेगा टू कंसिडर इफ अनदर इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल वुड ड्रॉ दी सिमिलर कंक्लूजन, राइट। तो वही थर्ड पार्टी टेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। नाउ एड्रेसिंग द थ्रेट, इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स की बात होगी, ध्यान से सुनिएगा जरा, अच्छे से रिवाइज करेंगे इसको बिल्कुल। यहाँ पे अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या मिल गई हैं, थ्रेट्स मिल गई हैं, जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही है इन कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट, और वो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड वो कहाँ पे नहीं है, मुझे बताइए, वो जो है एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट उनको एड्रेस करेगा बाय एलिमिनेटिंग देम और रिड्यूसिंग देम टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, यू हैव आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या करेंगे, अब आप एक्शन लीजिए, उनको एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आइए, या तो एलिमिनेट कर दीजिए या फिर एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आइए। अच्छा, अभी हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, हमारे पास क्या होगा, ईदर वी विल एलिमिनेट दी सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से वो थ्रेट्स बन रही हैं, ठीक है जी, और वी विल अप्लाई दी सेफगार्ड्स जहां पे हमारे पास सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं और वो लगाए जा सकते हैं। तीसरा, हमारे पास एंड गेम तो ये है ही, विल डिक्लाइन और एंड दी स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी। ओके, एक बार दोबारा बोलूंगा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, थ्रेट मिल गई है, एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा उन थ्रेट्स को, एलिमिनेट करिए या रिड्यूस करिए एक्सेप्टेबल लेवल पे। कैसे करेंगे, एलिमिनेट कर दो सर्कमस्टांसेस को, सेफगार्ड्स अप्लाई कर दो, कुछ नहीं हो पा रहा तो क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। नाउ सेफगार्ड्स क्या है, वो एक्शंस जो अकाउंटेंट लेता है टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ओके, एक्सेप्टेबल लेवल आई शुड से। सेफगार्ड हर डिफरेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेंगे। फिर से, सेफगार्ड्स वो एक्शन है जो अकाउंटेंट लेता है टू रिड्यूस द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल, ओके। अच्छा, अब कुछ सेफगार्ड्स हैं जो मैं आपके साथ जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर वन एग्जांपल ऑफ सेफगार्ड क्या है, एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सनल को लगा लो। क्यों, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को शक हो सकता है कि आप बहुत कम समय में जो है वो ऑडिट करने वाले हो, सर्विस देने वाले हो, इसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो कॉम्प्रोमाइज लग रही है, राइट। ड्यू डिलिजेंटली आप काम नहीं कर रहे हो, कॉम्पिटेंस के साथ काम नहीं कर रहे हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच्ड आउट लग रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एडिशनल टाइम जो है वो लेके आओगे, क्वालिफाइड पर्सनल को जो है वो इन्वॉल्व करोगे, जिससे आपकी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को हम लोग जो है वो क्या कर देंगे, एड्रेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया ये तो पैसे ले रहा है और काम कम कर रहा है, एडिशनल टाइम, क्वालिफाइड पर्सनल। दूसरा, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आप लोग जो है वो लगा सकते हैं, जो आपकी टीम का मेंबर नहीं था, टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म एंड एडवाइज एज नेसेसरी माइट एड्रेस अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, राइट। तो आप लोग एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर आप लोग जो है वो लगा लीजिए। अगर आप अपना ही काम चेक करेंगे तो आप ओवरलुक कर सकते हैं मिस्टेक्स को, इसलिए आपके पास जो है एप्रोप्रिएट रिव्यूअर होगा तो आपकी हेल्प कर देगा। डिफरेंट पार्टनर्स और एंगेजमेंट टीम आप यूज कर सकते हैं विद सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस, मतलब डिफरेंट लीडर्स के साथ, डिफरेंट एंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ आप लोग जो है डिफरेंट टीम को यूज कर सकते हैं फॉर प्रोविजन ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विस। आप एक ही क्लाइंट को नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं और एश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, पहली बात ये अलाउड है। कुछ सर्विसेज हैं जो अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 144, जहां पे ये सर्विसेज अलाउड है वहां पे आप डिफरेंट टीम्स यूज कीजिए, इससे आपकी बहुत सारी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट रिड्यूस होंगी। एडवोकेसी में आप क्लाइंट का ही बखान करते जा रहे हैं, भैया दूसरी टीम लेके आओ, जो क्लाइंट की एडवोकेसी कर रहा है, जो क्लाइंट के लिए नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा है, उसको यूज मत करो, ओके। अच्छा जी, देन हमारे पास एक और एग्जांपल है, आप चाहें तो किसी और फर्म को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो क्या करेंगी, आपके बिहाफ पे रीपरफॉर्म कर सकती हैं कुछ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट को, जिससे अगेन सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ रिव्यू थ्रेड जो है वो क्या हो सकती है, एड्रेस हो सकती है, ओके। अच्छा जी, देन इसके बाद सेपरेट टीम्स हम लोग लेके आ सकते हैं व्हेन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर, इससे भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड जो है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए एक फर्म है जो आईपीओ लेके आने वाली है, राइट, या फंड्स रेज करने वाली है। अब आप
एक कंपनी जो फंड रेज करना चाह रही है, आप उसे एडवाइजरी का भी वर्क भी दे रहे हैं, राइट, और साथ में आप उसकी ऑडिटिंग भी कर रहे हैं। तो याद रखिए भाई, दोनों टीम को क्या रखने का है, दोनों टीम को अलग रखने का है, नहीं तो कॉन्फिडेंशियल नेचर की बातें इधर से उधर होंगी और वहां पे जो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। लीजिए, ये थे सेफ गार्ड्स। नाउ हमने एक टॉपिक आज और पढ़ा, एक टॉपिक आज हमने और पढ़ा, वो है क्या, नो क्लैर। नो क्लैर है क्या, पहले इस डायग्राम से समझ लीजिए। आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, यहां पे आपका क्लाइंट, एम्प्लॉयर, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट या अदर पर्सनल ऑन देयर डायरेक्शन हैज एक्टेड और omitted or committed any act, anything which is intentional or unintentional which is contrary to the prevailing law or regulation. In simple words, इन पार्टीज ने कुछ तो किया है, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, और वो जो किया है वो लॉ के अगेंस्ट है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि साहब देखो, ये जो हुआ है नो क्लियर है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने बोलना है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अगर नो क्लियर मिलता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आप हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आपके क्लाइंट ने, एम्प्लॉयर ने, वहां पे काम करने वाले टीसीडब्ल्यूजी ने, मैनेजमेंट ने, या फिर अदर इंडिविजुअल्स ने इनके डायरेक्शन पे कुछ किया, चाहे इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, विच इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशन। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आइए, एग्जाम्पल ऑफ नो क्लियर आइजबा ने दिए। क्या है एग्जाम्पल ऑफ नो क्लियर? फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी। याद कैसे किया था? सबसे ज्यादा फ्रॉड मनी को लेके होता है, कहाँ पे? सिक्योरिटी मार्केट और बैंक में। फिर डेटा प्रोटेक्शन को लेके फ्रॉड होता है, इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ को हम कुछ समझते नहीं है, टैक्स को लेके फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है मनी को लेके सिक्योरिटी मार्केट में और बैंक में। फिर डेटा प्रोटेक्शन को लेके फ्रॉड होता है, इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ को हम कुछ समझते नहीं है, टैक्स को भी हम कुछ समझते नहीं है, टैक्स में भी बहुत फ्रॉड हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल है किसके? नो क्लियर के। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नो क्लियर इन इंडिया। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो सर्विस में है और एम्प्लॉय है लिस्टेड एंटिटी के। सीए राहुल वाला एग्जांपल याद रखेंगे, सैम यान्स वाला। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट सर्विस में है, लिस्टेड एंटिटी के एम्प्लॉय हैं। और याद रखिए, आपकी पोजीशन कैसी है? आप डायरेक्टर हैं, ऑफिसर है, सीनियर एम्प्लॉय हैं, जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं किसके ऊपर? एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज के ऊपर। फिर से, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, इन सर्विस हैं, एम्प्लॉय हैं लिस्टेड एंटिटी के। पोजीशन आपकी डायरेक्टर वाली है, ऑफिसर वाली है, जो क्या कर सकता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल सकता है, डिसीजन ले सकता है। किसको लेके? एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट और कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज को लेके। ओके, आप की मैनेजर पर्सनल है बेसिकली। अच्छा जी, ऑडिट एंगेजमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है क्या? बिल्कुल हो जाता है जी। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटी का, जो लिस्टेड है इंडिया में और नेटवर्थ है कितनी? 250 करोड़ और मोर। ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद, क्या नो क्लियर पर्सनल मिसकंडक्ट को एड्रेस करता है? पर्सनल मिसकंडक्ट को? आंसर इज नो, पर्सनल मिसकंडक्ट को एड्रेस नहीं करता है। एंड प्लीज रिमेंबर, ये नॉन कंप्लाइंस भी कौन से नॉन कंप्लाइंस को एड्रेस करता है? नॉन कंप्लाइंस बाय द पार्टीज विच आर डिफाइंड इन द नो क्लियर। यानी इफ द पार्टी इज नॉट कवर्ड बाय नो क्लियर, उनकी नॉन कंप्लाइंस को हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं। कौन सी पार्टीज थी यहाँ पे? क्लाइंट, एम्प्लॉयर इटसेल्फ, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, अदर इंडिविजुअल ऑन द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और टीसीडब्ल्यूजी। याद रखिए, ये उन नॉन कंप्लाइंस को कवर नहीं करता है विच आर बाय पार्टीज अदर देन लिस्टेड आउट इन द डेफिनेशन ऑफ नो क्लियर। तो विच आर द पार्टीज विच आर अदर देन द लिस्टेड आउट इन द डेफिनेशन ऑफ नो क्लियर, इनकी नॉन कंप्लाइंस कवर नहीं करेंगे। अच्छा जी, सम फैक्ट्स अबाउट नो क्लियर, ध्यान से एवरीवन। स्कोप, क्या प्रोफेशनल अकाउंटेंट का काम है टू इन्वेस्टिगेट और इंश्योर कंप्लाइंस? नहीं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या बोलेगा? दीज आर दी नॉन कंप्लाइंस फ्रॉम ऑफ विच आई बिकेम अवेयर ऑफ वाइल प्रोवाइडिंग दी सर्विस टू दी क्लाइंट। याद रखिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंश्योर और कंप्लीट दी कंप्लाइंस और टू इन्वेस्टिगेट दी कंप्लाइंस। प्रोफेशनल अकाउंटेंट की किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? अप्लाइज टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु एनकाउंटर्स और बिकम अवेयर ऑफ नॉन कंप्लाइंस वाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। यानी सर्विस देते हुए जो नॉन कंप्लाइंस दिख गया, सिर्फ उसी के ऊपर नो क्लियर एप्लीकेबल है। नॉलेज रिक्वायरमेंट, accountants are not expected to have expertise in law beyond what is needed for their engagement। अपने एंगेजमेंट से ज्यादा अपने एंगेजमेंट्स में जिन लॉ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उन्हीं की नॉलेज हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड हम आपसे किसी लॉ की नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्लस एक एक्ट नॉन कंप्लाइंस है या नहीं, अल्टीमेटली कोर्ट्स और लीगल बॉडीज डिसाइड करेंगी। एक्सक्लूजन, क्लियरली ट्रिवियल मैटर्स आर एक्सक्लूडेड, पर्सनल मिसकंडक्ट आर एक्सक्लूडेड, any non-compliance by parties other than which are not defined in no clear are excluded। अच्छा जी, legal consideration, if disclosure will result in breach of law, please don't disclose। लीजिए, disclosure to authorities is not required if that disclosure would violate laws or regulation। ओके, लॉ की ब्रीच को रिपोर्ट करने से अगर लॉ ब्रेक हो रहा है, प्लीज आप रिपोर्ट मत कीजिए। आइए, देन नो क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा।
नो क्लेयर उन्हीं नॉन कंप्लाइंसेस को अकाउंट में लेगा, यानी उन्हीं नॉन कंप्लाइंसेस पे चर्चा करता है विच कॉजेज, साथ में जुड़े रहिए, विच कॉजेज सब्सटैंशियल, हाँ जी सब्सटैंशियल हार्म रिजल्टिंग इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। फिर से नो क्लेयर उन्हीं नॉन कंप्लाइंसेस को कंसिडर करेगा जिनसे सीरियस हार्म हो रहा है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अच्छा जी, अब अगर आपको इमिनेंट लॉ की ब्रीच दिखती है, यानी कि आपको बहुत बड़ी ब्रीच दिखती है जो क्लियरली ट्रिवियल नहीं है, तो आप देखेंगे क्या इससे सब्सटैंशियल हार्म होता है स्टेक होल्डर्स को, एंड देन यू विल फर्स्ट कंसिडर कि भाई ये मैटर में डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट और गवर्नेंस वालों के साथ, एंड देन आई विल यूज माई प्रोफेशनल जजमेंट टू डिसाइड कि क्या मुझे इमीडिएट डिस्क्लोजर करना है टू मिटिगेट द कॉन्सिक्वेंस और नॉट। और अगर आप ऐसा डिस्क्लोजर करते हैं देन दैट डिस्क्लोजर इज परमिटेड, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं मानी जाएगी। मैं फिर से बोलता हूं, no CLAR will take into account the non-compliance that causes substantial harm resulting in serious consequences. Substantial harm, serious consequences. जैसे ही आपको कोई सब्सटैंशियल हार्म करने वाला नॉन कंप्लाइंस, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज वाला नॉन कंप्लाइंस मिलेगा, जिसे हम लोग इमिनेंट ब्रीच बोलेंगे, आप क्या करेंगे, आप लोग जो है जाएंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैटर को मैनेजमेंट और गवर्नेंस के साथ, फिर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करते हुए आप देखेंगे क्या इसकी इमीडिएट डिस्क्लोजर की जरूरत है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, एंड अगर आप ऐसा डिस्क्लोजर करते हैं तो डिस्क्लोजर परमिटेड है। नाउ स्टेप्स टू बी टेकन फॉर रिस्पॉन्डिंग नो क्लियर, इंपॉर्टेंट, आपको नो क्लियर दिखा, सीए राहुल को जो है नो क्लियर दिखा था, बस आखिरी पॉइंट्स हैं, तो क्या करेंगे, विल यू टर्न अ ब्लाइंड आई ऑन नो क्लियर? नो, टर्निंग अ ब्लाइंड आई इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैटर की अंडरस्टैंडिंग, फिर आप उस मैटर को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लेंगे, फर्दर एक्शन नीडेड है कि नहीं ये देखेंगे, एडवाइस लेंगे। चार बातें, मैटर की अंडरस्टैंडिंग, एड्रेस दैट मैटर कि हाँ भाई ये मैटर है, इसको क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं और एडवाइस लेंगे। देन फाइनली यू विल डिसाइड डिस्क्लोज करूं या ना करूं, इमिनेंट ब्रीच है कि नहीं है, एंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी। सैम यान्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास में डिस्कस किया था, आपका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यही है। आखिरी पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो भी डिफरेंट डिफरेंट एसेज में आपको बोला गया डॉक्यूमेंट करने के लिए, वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे। In addition to the documentation required by other essays, you will document the response of the management and TCWG on nuclear. Second, you will document your action, your judgment, your decision. Your से मेरा मतलब है प्रोफेशनल अकाउंटेंट का एक्शन क्या था, उसकी जजमेंट्स क्या इन्वॉल्व थी, उसके क्या डिसीजन से। एंड थर्ड, the professional accountant will also document how he has addressed the public interest responsibility, how he has fulfilled the public interest responsibility. ये भी आपको जो है वो बताना पड़ेगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आपके क्वेश्चन बैंक में है, नो क्लियर वर्सेस एसए 250। याद रखिए एसए 250 सिर्फ ऑडिट पे एप्लीकेबल है, नो क्लियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट पे एप्लीकेबल है, वेदर इन सर्विस और इन प्रैक्टिस। अच्छा, एसए 250 लॉज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, कौन से दो पार्ट में, लॉ जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा लॉ जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट मैट पे नहीं आता है लेकिन दे आर फंडामेंटल टू दी ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा जी, नो क्लियर क्या बोलता है, नो क्लियर बोलता है भाई हम तो नॉन कंप्लाइंस से डील करते हैं जिससे सब्सटैंशियल हार्म होता है रिजल्टिंग इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। फिर से, हम नॉन कंप्लाइंस से डील करते हैं जिनसे सब्सटैंशियल हार्म होता है रिजल्टिंग इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। अच्छा जी, क्या 250 में स्टेक होल्डर को डिफाइन किया गया? नो। लेकिन नो क्लियर में क्या स्टेक होल्डर की बात की गई है? आंसर इज यस। नो क्लियर अगेन इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस को कंसिडर करता है इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज एंड जनरल पब्लिक। देन नो क्लियर में एक और खास बात बताई गई है, आपको अगर इमिनेंट ये वाला प्रोसेस इमिनेंट ब्रीच दिखा, आप देखेंगे उससे क्या हार्म हो सकता है इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय को। अगर हाँ तो डिस्कस कीजिए मैटर को टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ, फिर प्रोफेशनल जजमेंट यूज कीजिए ये डिसाइड करने के लिए इमीडिएटली रिपोर्ट करना है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, एंड अगर डिस्क्लोजर करते हैं तो वो डिस्क्लोजर अलाउड है। लेकिन 250 में ऐसा कोई भी प्रोविजन जो एग्जिस्ट नहीं करता है। 250 में व्हाट यू हैव टू डू, आपको देखना भैया इसका इंपैक्ट, नॉन कंप्लायंस का इंपैक्ट आपके ओपिनियन पे क्या आने वाला है, आपकी रिपोर्ट पे क्या आने वाला है। डन, लीजिए ये हमारा नो क्लियर भी जो है हमने रिवाइज कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके आज की क्लास बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगी आपके माइंड में, राइट। मेन टास्क आज का नो क्लियर था, थ्रेड्स को तो आप लोग 1-2 बार रीड करेंगे काम हो जाएगा, ओके। और नो क्लियर का ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना है, जरूर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपने। डन, चलिए, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।